गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज प्रोफेसर करण अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। यस, आप लोगों को पता ही है CMA फाउंडेशन का प्रिपरेशन, पुणे का बेस्ट इंस्टीट्यूट आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री YouTube हमारे चैनल पर करवा रहा है बच्चा लोग। यस, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स तो सारे सब्जेक्ट से देख लिए हैं। लाइव रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, साथ में मॉक एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ये जो वीडियो है ये हमारा आज दूसरा वीडियो है जिसके अंदर मैनेजमेंट के जो मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिए हुए हैं उसका सॉल्विंग हम लोग लाइव हमारे लेक्चर में कर रहे हैं। मॉक एग्जामिनेशन पेपर करण सर के साथ हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। यस, देखो क्यों ये सब चीजें जो है ये सब चीजें आपका काम आसान कर रही है। सारा का सारा कंटेंट चैनल पर अवेलेबल है, भले ही वो रेगुलर कोर्स हो या रिवीजन हो या इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग हो या मॉक पेपर सॉल्विंग हो, ऐसी कई सारी चीजें है हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपको अगर कुछ भी चीज की जरूरत है तो बिल्कुल भी शर्माइए मत, कमेंट कीजिए। हमारे कांटेक्ट नंबर्स आपके पास है, उस वहां से हमें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यस, आकाश अग्रवाल क्लासेस CMA फाउंडेशन के लिए आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करवा रहा है। राइट, देखो CMA फाउंडेशन कंप्लीट करना है फटाफट, फिर CMA इंटर के लिए भी तो हमारे पास आना है। टीम देखो, CA तेजस अर्लीकट्टी सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, CA श्रुति मैडम तो आप लोग को पता ही है क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाती है, उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा है। एंड फिर हमारे छोटे भाई CA आकाश अग्रवाल सर, तो सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो हमें इंटर CMA इंटर के अंदर पढ़ाने वाले हैं। एकदम ही प्रोफेशनली क्वालिफाइड और डायनामिक टीम है। पेन ड्राइव पर लेक्चर अवेलेबल है, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है बाय द नेम ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से भी आप जो है कंटेंट जो है, वीडियोस जो है, लेक्चर्स जो है, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हो। स्टडी मटेरियल है बहुत सारा, तो ऐसे कई सारी चीजें आकाश अग्रवाल क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हमारा ये सेकेंड सेशन है। आप लोग को पता ही है कि यहां पर मैं आप लोगों के साथ जो मॉक पेपर्स इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए रिलीज किए हुए उन मॉक पेपर्स में से मैनेजमेंट वाले पेपर्स जो है, मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 ऑलरेडी हमारा सॉल्व हो चुका है पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉक पेपर नंबर 2। मैनेजमेंट का सेकेंड जो मॉक पेपर जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया हुआ है वो मैं आज के सेशन में आप लोग के साथ सॉल्व करूंगा फटाफट इन द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स। यस, बिल्कुल भी टाइम नहीं, पहला सेशन आप लोगों ने देख लिया है, सेकेंड सेशन भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। राइट, चलो बहुत मजा आने वाला है। राइट, इस तरीके से और भी कुछ चीजों की जरूरत है बच्चा आपको, तो आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी व्यूज है, जो भी आपको जिस तरीके की भी तैयारी में कमी पड़ रही है तो आप जो है हमसे बिंदास जो है कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। हम लोग और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं, डेली चैनल पर लाइव आ ही रहे, इस तरीके के वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। और कुछ भी चाहिए तो वो भी हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के लिए। यस, चलो तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न सेट है। आप लोग को पता है कि करण सर किस तरीके से मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, CMA फाउंडेशन मैनेजमेंट बाय करण सर, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसके अंदर टॉपिक वाइज जो है हर एक टॉपिक को मैंने 1 आवर के लेक्चर में पूरा का पूरा रिवीजन दिया हुआ है। उतना भी आप लोगों ने देख लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग तो मैं कर ही रहा हूं। चलो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। डैश हैज डिफाइंड अथॉरिटी as the power to take decisions which guide the actions of others। किसने डिफाइन किया हुआ है अथॉरिटी को? सबसे पहले तो अथॉरिटी का एक डेफिनेशन हो जाता है यहाँ पे कि अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजंस व्हिच हेल्प्स टू गाइड अदर्स। यस, तो ये जो बात है ये किसने कही है, किसने अथॉरिटी का ये डेफिनेशन दिया? A साइमन, B बर्नर्ड, C जॉर्ज टेरी या D फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है अथॉरिटी का कि अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजंस व्हिच गाइड्स द एक्शंस ऑफ अदर, ये हमें दिया हुआ है A साइमन ने। इसको मार्क करेंगे, इसको आप लोग प्लीज थोड़ा सा लर्न भी कर लेंगे, नोट्स लेकर बैठो साथ में, है ना। फटाफट एक एक लाइन, एक एक ऐसे छोटे छोटे वर्ड, स्मार्ट नोट्स जिसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट नोट्स। ये स्मार्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को पढ़ाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो वहां पर मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप
आपके लिए और स्पेशली इन प्रोफेशनल कोर्सेज स्मार्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मार्ट नोट्स बनाना आपको आना चाहिए, मेंटेन करने चाहिए आप लोगों ने, आपके फाइनल डे रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं स्मार्ट नोट्स बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं फटाफट। अभी हम लोग को स्टाइल पता है, करण सर किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम लोग को सेट है, बैठना है सामने वीडियो के सामने, नोट्स लेकर बैठना है। अगर आपको कुछ लिखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बोलता हूँ लर्न करने वाले वगैरह वो लेना है, एंड वीडियो देखना है, कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व होते जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रिपरेशन होता जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। डैश फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ऐसी कौन सी चीज है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से फ्लो हो रही है और नीचे की तरफ आ रही है? ऑप्शंस ले लेते हैं पहले। ए अथॉरिटी, बी परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस तो हर जगह पर जा रहा है भैया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम द जूनियर टू द सीनियर। सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सीनियर, की सीनियर ने काम दिया हुआ है तो छोटे वाले की, सबऑर्डिनेट जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द सीनियर। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब लोअर लेवल से अपवर्ड टॉप मोस्ट लेवल तक जा रही है। तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर अकाउंटेबिलिटी, वो भी कुछ इसी तरीके से है। तो एक्चुअल जो हमारा आंसर है वो है ए अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ऊपर वाला नीचे वाले को अथॉरिटी देता है, नीचे वाला और अपने नीचे वाले को अथॉरिटी देता है, राइट। तो अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल, कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं फिर। 19 है क्या लिस्ट में भैया? जी 19 है। आई होप स्क्रीन थोड़ा सा और मैं आप लोगों के लिए जूम इन कर लेता हूँ, राइट, सो दैट कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। देखो क्या होता है, वीडियोस आप कभी मोबाइल पर देख रहे होते हो, कभी कंप्यूटर पर, कभी टैबलेट्स पर देख रहे होते हो। सो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपका विजन जो है वो क्लियर रहे। बस 1 मिनट देंगे मुझे प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अभी छोटा मोटा होता रहता है प्रॉब्लम। डैश पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट द ऑर्डर्स। विच, कौन सा पावर ऐसा है जो आपको अधिकार देता है, एबिलिटी देता है? इट इज विच पावर वेयर यू कैन पनिश अदर्स फॉर नॉट कैरिंग आउट द ऑर्डर्स। गब्बर सिंह ने कालिया को और उसकी गैंग को ऑर्डर दिए थे कि जाओ रामगढ़ और गांव को लूट कराओ। कालिया वो करके नहीं आया था जिसके वजह से गब्बर सिंह ने क्या किया था, अब तू गोली भी खा, यानी कि उसको पनिश किया था। ऑर्डर्स ना फॉलो किए जाने पर गब्बर सिंह ने कालिया को पनिश किया था। मतलब क्या है? कोएर्सिव पावर है। ये ऐसा पावर है विच इज गिविंग यू द एबिलिटी टू पनिश अदर्स इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स गिवन टू देम, राइट। तो ये पावर होता है कोएर्सिव पावर, इसको याद रखेंगे। Coercive power gives you the ability. Coercive power is the ability to punish others. Reward power होता है कि आपके पास ability है कि कोई काम करता है तो आप उसको reward दे, right? Legitimate power authority से लेना देना है। Expert power आपके personal skills से, education से आता है। Yes, for example, people like cost and management accountant भैया, बहुत पावरफुल चीज है एजुकेशन, इसको भूलना नहीं है। आकाश अग्रवाल क्लासेस के लोगो में हम लोगों ने दिया है, जो हमारा लोगो है, जो हमारा टैगलाइन है, वो है एजुकेशन इज पावर, एक्सपर्ट पावर, राइट। तो फिलहाल टॉपिक क्या है कि कोएर्सिव पावर इज द एबिलिटी टू पनिश अदर्स। क्वेश्चन नंबर 19। यस, अभी 20 पर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है लिस्ट में, क्योंकि मिक्स बैग आए हैं। 50 क्वेश्चन दिए इंस्टीट्यूट ने, जिनमें से ऑलमोस्ट 25 इकोनॉमिक्स के हैं, 25 मैनेजमेंट के हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स। कौन सा प्रोसेस है? असाइनिंग वर्क टू अदर्स एंड गिविंग देम अथॉरिटी। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क टू अदर्स and giving them authority is what? Is delegation of authority. Process of assigning work to others. हमारा काम हम किसी और को दे रहे हैं। एक सीनियर, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अथॉरिटी दे रहा है, वो डेलीगेट कर रहा है, अपना काम डेलीगेट कर रहा है। दिस इज नथिंग बट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यस, तो सी हमारा आंसर है बच्चा, राइट। फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है लिस्ट में। 21, ओके, थोड़ा सा इसको हमें जूम इन करना पड़ेगा। ओके, आई होप स्क्रीन पर क्लियर है सब कुछ। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, अगर आप चाहते हैं कि आपका डेलीगेशन इफेक्टिव होना चाहिए, आपने काम दिया है किसी को, जिम्मेदारी दी है, साथ में अधिकार, डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव, इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्पनीड विथ नेसेसरी व्हाट। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप चाहते हैं कि डेलीगेशन इफेक्टिव होना चाहिए,
मतलब आपने किसी को काम दे दिया। अब जब भी आप काम देते हो, मेरे रिवीजन लेक्चर को याद करो, अगर देखा होगा, काम देते हो, डेलीगेशन करते हो, तो दो चीजें साथ में जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिम्मेदारी, और दूसरा है अथॉरिटी जो है अधिकार। आपको अधिकार भी देने होंगे जिम्मेदारियों के साथ साथ। मेरे रिवीजन लेक्चर में मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, साथ में लोगों को अरेस्ट करने की, एफआईआर दाखिल करने की, केस करने का भी अधिकार दिया हुआ है, अथॉरिटी दिया हुआ है। तो डेलीगेशन अगर इफेक्टिव चाहते हो तो एक चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरा साथ में चाहिए अथॉरिटी भी। यस, तो ए हमारा आंसर है, राइट। आई होप समझ में आ रहा है। चलो 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 आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है भैया। मैंने पहले ही कहा था, मेरे पहले सेशन को अगर देखा होगा तो मैंने कहा था कि अगर 10 वीडियोस मेरे ये देख लेते हैं तो आई गारंटी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सीएमए फाउंडेशन का मैनेजमेंट का रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव्स भी सॉल्व हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन भी पूरे सिलेबस का ऑलमोस्ट यहां से करा दूंगा, लेकिन ईमानदारी से वीडियोस देखने होंगे, राइट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर डैश, under which leadership system, under dash leadership system, goals are set and work related decisions are taken by subordinates। ऐसा कौन सा leadership system है जिसके अंदर गोल सेट किए जा रहे हैं एंड डिसीजंस लिए जा रहे हैं बाय द सबऑर्डिनेट्स? भैया ये तो गजब तरह की आजादी है, जिसमें गोल्स भी सेट कर रहे हैं और डिसीजंस भी ले रहे हैं सबऑर्डिनेट्स। ये कौन सा लीडरशिप पैटर्न है? सॉरी, पहले ऑप्शंस देखेंगे। ए एक्सप्लॉइटेटिव, नहीं यार भैया, एक्सप्लॉइटेटिव ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉइटेटिव वाला तो डिसीजन लेता है, पनिश करता है, काम करवाता है लोगों से, एक्सप्लॉइट करता है लोगों को। बेनेवोलेंट, पेट्रियार्चिक अप्रोच याद रहेगा आप लोगों को, है ना, वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जैसे पिताजी करते हैं हमारे साथ। फिर अथॉरिटेरियन, गब्बर सिंह, हिटलर, नहीं रे बाबा, इसमें तो कोई आजादी नहीं है। तो फिर बचता क्या है? ऑप्शन डी, उसको ध्यान से देखेंगे तो वो है डेमोक्रेटिक। यहां पर सबऑर्डिनेट्स के पास आजादी है गोल सेट करने की और वर्क रिलेटेड डिसीजंस लेने की। तो डी, डेमोक्रेटिक इज आवर आंसर। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगला लिस्ट में कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है अगला। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है शायद, देखते हैं। डैश प्रोपाउंडेड द नीड बेस्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन। जो पहला हम लोगों ने देखा था नीड बेस्ड थियरी, किसने दिया था नीड बेस्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन? ए ब्रूम, नहीं। बी पोर्टर, नहीं। सी मैस्लॉज, सॉरी, एंड डी मैकग्रेगर, नहीं यार, मैकग्रेगर का तो आखिरी वाला थियरी था। आंसर इज सी, मैस्लो। मैस्लो प्रोपाउंडेड द नीड बेस्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन। याद है क्या? बेसिक नीड्स है, सर्वाइवल नीड्स है, वो सारे के सारे वो पिरामिड बनाया हुआ है, वो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वो याद रहना चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, राइट। तो मैस्लो वाज द पर्सन हु प्रोपाउंडेड नीड बेस्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन। वो सारी लिस्ट दी हुई है थियरीज ऑफ मोटिवेशन की, एंड किस किस ने कौन सी थियरी दी है वो नाम के साथ दिया हुआ है बच्चा, वो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। आपके मॉड्यूल में, हमारे नोट्स में वो बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, राइट। तो मैस्लो गिव द नीड बेस्ड थियरी ऑफ मोटिवेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डैश लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को और कौन से नाम से पुकारा जा सकता है? ए अथॉरिटेरियन, बी डेमोक्रेटिक, नहीं यार, डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक तो कंप्लीटली ऑपोजिट है। फ्री रेन लाइजर लीडरशिप था। पार्टिसिपेटिव, नहीं यार, पार्टिसिपेटिव कंसल्टेटिव होता है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लीव्स मी जस्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज अथॉरिटेरियन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक है भैया, किसी की सुनता नहीं है, अपनी मन मर्जी से काम करता है, राइट। तो आंसर है ए, अथॉरिटेरियन। थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर देता हूं मैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिस्ट में, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्रूम्स थियरी ऑफ मोटिवेशन। व्रूम की थियरी को क्या नाम दिया गया है? व्रूम्स थियरी ऑफ मोटिवेशन, मैंने पहले भी बताया था, ये पूरा का पूरा लिस्ट है। नीड हायरार्की थ्योरी, नहीं यार, वो तो मैस्लो का थियरी था। इक्विटी थियरी, एक्सपेक्टेंसी थियरी, या डी थियरी एक्स एंड थियरी वाई? ये तो बिल्कुल भी नहीं है थियरी एक्स और थियरी वाई के अंकल कोई और है, जो हम लोग अभी आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो हमारा आंसर व्रूम्स थियरी जो है उसको नाम दिया गया था एक्सपेक्टेंसी थियरी। ये प्लीज आप लोग लर्न कर लीजिएगा। व्रूम की थियरी का नाम है एक्सपेक्टेंसी थियरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, चलो फटाफट देखो, आप लोगों को जल्द से जल्द सीएमए फाउंडेशन
सितंबर अटेम्प्ट वाला बच्चा हो या दिसंबर अटेम्प्ट वाला बच्चा हो, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली सितंबर वालों के लिए, क्योंकि एग्जाम अभी सर पर है। तो इस तरीके से फास्ट ट्रैक जो है हमारा रिवीजन होना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एग्जामिनेशंस दे, फ्लाइंग कलर्स के साथ आप पास करें एग्जामिनेशन। CMA इंटर का पूरा कोर्स ऑनलाइन सपोर्ट के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, बहुत सारे मॉक एग्जामिनेशंस और रिवीजन लेक्चर्स के साथ पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है ऑन पेन ड्राइव्स, ऑन गूगल ड्राइव, ऑन आवर मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल। सारे के सारे टीचर्स जो आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड, हाईली डायनामिक जो टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तेजस सर, आकाश सर एंड श्रुति मैडम। यस, चलो तो क्वेश्चन नंबर 27, तो ये हम लोग चाहते हैं कि आप फटाफट पास हो जाइए। एंड फिर आगे का CMA इंटरमीडिएट के भी तो 2 ग्रुप्स है ना भैया, वो पास करना है, फिर CMA फाइनल भी करना है, राइट। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, प्रोफेशनल डिग्री है, बहुत सारा हार्डवर्क लगता है और प्रोफेशनल कोचिंग भी लगता है। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ हर्ट्जबर्ग्स मॉडल? कौन सा वाला एलिमेंट एसोसिएटेड है हर्ट्जबर्ग के मॉडल के साथ? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। हर्ट्जबर्ग मॉडल में आप लोगों को याद होगा हाइजीन फैक्टर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स याद है क्या आप लोगों को? यस, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक याद आ रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स। तो ये पहला ऑप्शन देखेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बी सेफ्टी, सी एस्टीम, ये तो नीड हायरार्की थ्योरी वाले थे। तो हर्ट्जबर्ग का जो मॉडल था उसमें डी हाइजीन वॉज वन ऑफ द एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ हर्ट्जबर्ग मॉडल, जिसमें उन्होंने इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, सैटिस्फाइंग फैक्टर्स, सैटिस्फायर्स, याद आ रहा है क्या? वो पूरा का पूरा रिवीजन किया हुआ है मैंने। तो ये जो है हर्ट्जबर्ग की थियरी थी, हर्ट्जबर्ग का मॉडल था जिसमें वो हाइजीन फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 28। चलो, विच इज अ सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ trial and error technique to find solutions to complex problems on a step by step basis? ये कौन सा टेक्निक है जो ट्रायल एंड एरर मेथड पर बेस्ड है? A creative techniques, B participative techniques, C heuristic techniques या D नन ऑफ द अबव? ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ टेक्निक है जो ट्रायल एंड एरर टेक्निक है एंड इट फाइंड्स सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑन अ स्टेप बाय स्टेप बेसिस? आंसर है सी ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स ट्रायल एंड एरर मेथड पर काम करती है, जहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके सामने, जहां पर एक पूरा प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ है, जहां पर आपके पास एक मेथोडोलॉजी नहीं है, तो आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करते हो, स्टेप बाय स्टेप एक चीज को सॉल्व करते जाते हो। तो ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स है, इसको भूलना नहीं है हम लोगों को। यस, क्रिएटिव टेक्निक्स के कुछ एग्जांपल्स है जो शायद हमें ऑब्जेक्टिव्स में आगे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स ट्रायल एंड एरर मेथड पर काम करती है। आगे बढ़ेंगे, 28 हो गया हमारा। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 29। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है द टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग। ये सारी की सारी टेक्निक्स हमारा जो लास्ट चैप्टर है वहां पर ये सारी की सारी टेक्निक्स हमारे चैप्टर के एंड में आए हुए हैं। तो ये आप लोगों को सारे के सारे टेक्निक्स, उनके एग्जाम्पल्स, उनका ना मतलब मीनिंग वो सब पता रहना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं हुआ है, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, तो रिवीजन लेक्चर आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। CMA फाउंडेशन मैनेजमेंट सीरीज 14-15 लेक्चर दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक को मैंने एक शॉर्ट सेशन में, तकरीबन 1 घंटे के सेशन में पूरा का पूरा रिवीजन किया हुआ है। तो अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो वो रिवीजन लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। द टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम अंडर सेवरल ऑल्टरनेटिव कंडीशंस। टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम अंडर सेवरल डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कंडीशंस इन एन आर्टिफिशियल सेटिंग। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कौन सा थियोरी है? ए गेम थियोरी, बी सिमुलेशन, सी प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियोरी या डी लीनियर प्रोग्रामिंग। जहां पर हम लोग एक आर्टिफिशियल सेटिंग में वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो एनालाइज करने का काम कर रहे हैं, बिहेवियर चेक कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट अ सिमुलेशन थियोरी। आंसर है बी सिमुलेशन।
जी हाँ, इसका आंसर है बी, सिमुलेशन, जहां पर आप एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और वहां पर ऑब्जर्व करते हो क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है सिस्टम का, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे आपकी गाड़ियां लॉन्च होने से पहले कभी भी क्रैश टेस्ट होता है, एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। मतलब आपको समझ में आए कि सिमुलेशन क्या है, तो वहां पर गाड़ियों को अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस प्रेशर उनका क्रैश कराया जाता है ताकि पता चले कि किस तरीके से बॉडी जो है वो बिहेव कर रही है, राइट। एक स्मॉल एग्जांपल सिमुलेशन समझाने का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी लिस्ट पर, क्वेश्चन नंबर 30। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स, is one of which technique? Brainstorming is an example of which technique? Brainstorming, कई सारे टेक्निक्स थे हमारे, क्रिएटिव टेक्निक्स, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स, याद आ रहे हैं क्या? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग किसका पार्ट था, किसका एग्जाम्पल था? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव टेक्निक, जहां पर हम लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, दिमाग चलाने की, दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से आइडियाज निकालने की कोशिश करते हैं। दैट इज नथिंग बट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। तो ये एक तरह की क्रिएटिव टेक्निक होती है, बहुत ही यूजफुल है। आज के हमारे जो कॉर्पोरेट कल्चर में है ये टेक्निक बहुत यूज की जाती है, राइट। चलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिव टेक्निक्स, ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा बच्चा। यस, इसीलिए वो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है लिस्ट में। आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 31। द टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ब्रेन टू फाइंड डिफरेंट आइडियाज विच कैन सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। ऐसा कौन सा टेक्निक है जहां पर हम लोग ब्रेन यूज कर रहे हैं टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ टू सॉल्व अ क्रिटिकल काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? डेफिनेशन पता रहने चाहिए। क्रिएटिव टेक्निक्स का जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे मॉड्यूल के अंदर, हमारे नोट्स के अंदर, इट टॉक्स अबाउट दिस थिंग। यही वो स्टेटमेंट है कि क्रिएटिव टेक्निक यूजेस या इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ ब्रेन टू फाइंड डिफरेंट आइडियाज व्हिच कैन सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। आंसर है हमारा ए, क्रिएटिव टेक्निक्स। डेफिनेशन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हम लोगों को। ये ऐसा का ऐसा सेंटेंस हमारे मॉड्यूल में दिया गया है बच्चा, राइट। इसीलिए ये एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो रिवीजन सीरीज इंपॉर्टेंट है। चलो, कॉन्फिडेंस आएगा इसी तरीके से सॉल्व करते करते, डोंट वरी। क्रिएटिव टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ ब्रेन टू फाइंड डिफरेंट आइडियाज। जब आप क्रिएटिव, आप बैठकर सोचते हो ना यार किस तरीके से किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, तो ये क्या होती है? ये क्रिएटिव टेक्निक होती है। आप आपके क्रिएटिविटी को यूज कर रहे हो, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 32। Decision making is selection based on some criteria from two or more possible alternatives is defined by whom? Okay, decision making क्या है? पहले तो एक डेफिनेशन दिया हुआ है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स है और उनमें से हम लोग एक को सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। ये डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? ये हमारा सिंपल सोपा प्रश्न है कि ये डेफिनेशन दिया किसने है। चलो देखेंगे। ए, फॉरलैंड ने, बी, मैकडोनाल्ड ने, सी, टेरी ने और डी, एमसी नाइट्स ने। ये इसका आंसर है सी, जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी हैज डिफाइंड डिसीजन मेकिंग एज सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, राइट। तो इसको भी आप लोगों को लर्न करना है बच्चा। यस, एटलीस्ट जो मैं सेशंस में लेते जा रहा हूं, जो हमारे मॉक्स में आए हुए हैं, बाकी के भी एमसीक्यू सेशंस में आए हुए हैं, तो वो तो भी आप लिख लीजिए, वो लर्न कर लीजिएगा प्लीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे लिस्ट में। कॉन्करेंट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्करेंट कंट्रोल को और क्या बोला जा सकता है? अगर मेरा पिछला सेशन देखा होगा, कॉन्करेंट से मैंने स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल दिया था। स्टीयरिंग कंट्रोल कब होता है? जब काम हो रहा है उसी समय पे होता है। मतलब कि क्या है? मतलब कि रियल टाइम कंट्रोल है क्या नहीं है? कॉन्करेंट कंट्रोल एट द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। जब काम चल रहा है, जब आप काम चला रहे हो, कार चला रहे हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो उसी टाइम पर आप कंट्रोल कर रहे हो गाड़ी को थ्रू द स्टीयरिंग। रियल टाइम कंट्रोल कहते हैं इसको भूलना नहीं है, राइट। तो कॉन्करेंट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज रियल टाइम कंट्रोल भी और स्टीयरिंग कंट्रोल भी। इसको याद रखेंगे, स्टीयरिंग कंट्रोल भी बोला जाता है और रियल टाइम कंट्रोल भी। कॉन्करेंट कंट्रोल को गाड़ी के एग्जांपल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे लिस्ट में है क्या। क्वेश्चन नंबर 35।
Yes, question number 35. Dash is vital for determining personal needs of the organization in future. कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग पर्सनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर? मैन पावर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. मैन पावर प्लानिंग का काम है, रोल है डिटरमाइन करना कि कितने पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में आगे लगने वाले हैं. आंसर आपका ए, मैन पावर प्लानिंग है बच्चा, कंफ्यूज होना नहीं है. स्टाफिंग एक बड़ा मेजर फंक्शन है जिसके अंदर मैन पावर प्लानिंग है. मैन पावर प्लानिंग का काम है टू डिटरमाइन पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. राइट, सो ये है इसका आंसर. मैन पावर प्लानिंग है, कंफ्यूज होना नहीं है. रिक्रूटमेंट का डेफिनेशन देख लीजिए, स्टाफिंग का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. ये मैन पावर प्लानिंग है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए. राइट, रिक्रूटमेंट पूल ऑफ कैंडिडेट्स तैयार करने का याद आ रहा है क्या? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे लिस्ट में. द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू वर्बल मीडियम. वर्बल मीडियम से अगर हम लोग कुछ मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? ए, ऑर्डर्स. यस, वर्बल मीडियम से कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस वर्बल मीडियम से दे सकते हैं, हालांकि देने नहीं चाहिए. रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं लेकिन देने नहीं चाहिए. मतलब ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड रिपोर्ट्स मे बी ट्रांसमिटेड थ्रू वर्बल मीडियम. मतलब हमारा आंसर बन जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव. All of these messages can be passed on through the verbal medium. राइट, ऑर्डर्स भी, इंस्ट्रक्शंस भी और रिपोर्ट्स भी पास ऑन किए जा सकते हैं थ्रू वर्बल मीडियम से. इसलिए आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव. राइट, चलो आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर फिर क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 37 है लिस्ट में. मैंने पहले भी बताया कि 50 क्वेश्चंस आए हैं हर एक पेपर में इंस्टीट्यूट के तरफ से. राइट, मॉक पेपर तो उसमें 25 इकोनॉमिक्स है और 25 मैनेजमेंट के हैं ऑलमोस्ट. ब्यूरोक्रेसी थियोरी वाज इन्वेंटेड बाय होम? ब्यूरोक्रेसी थियोरी किसने दिया था? ब्यूरोक्रेसी थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया था? हमें मैक्स वेबर्स थियोरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी सिखाया गया है, जो मेरे रेगुलर कोर्स में भी और रिवीजन सीरीज में भी मैंने पूरा का पूरा डिटेल में मैक्स वेबर की जो भी थियोरी थी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी क्या है, पूरा का पूरा डिटेल में सिखाया गया है. तो ये थियोरी वाज गिवन बाय मैक्स वेबर. हेनरी फेवल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए, कंफ्यूज होना नहीं है. साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलो टेलर का दिया गया है. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 38. फटाफट मैंने बोला है आधे घंटे का, ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर खत्म करना है, रिवाइज भी करना है, सॉल्व भी करना है. अकॉर्डिंग टू 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेवल, division of work is necessary for what? According to Fayol's 14 principles of management, division of work is necessary to enjoy the benefits of specialization. आगे भी बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ही स्टेटमेंट है हमारे मॉड्यूल में. डिवीजन ऑफ वर्क क्या देता है? हमें एंजॉय करने को देता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. अगर आप काम को डिवाइड कर रहे हो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के लिए आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है? मैंने काम को डिवाइड किया है तो मुझे वहां से स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिल रहे हैं. स्पेशलाइज लेबर रहेगा, स्किल्ड लेबर रहेगा, टेक्निकली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल लेबर रहेगा. राइट, तो उससे क्या होता है? मुझे बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. दूसरे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को. राइट, चलो फटाफट, शायद 3-4 ही और क्वेश्चंस रह गए होंगे, फिनिश करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 39 है लिस्ट में. Which one of the following is not a characteristic of planning? Characteristics of planning बहुत लंबा लिस्ट है, तो हमें क्या ढूंढना है? Not a characteristic. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो जो नहीं है वो आंसर हमें मिल जाएगा. राइट, ध्यान देंगे क्वेश्चन के ऊपर, गड़बड़ नहीं करना है. कभी कभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ कर आ जाते हैं. यहां पर बोला है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल, ये तो कैरेक्टर है. प्लानिंग इज परवेसिव, ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह फैला हुआ है, हर बड़ी से छोटी चीज में प्लानिंग है, ये भी सही है. प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, भैया कोई तो भी गोल अगर पाना है उसी के लिए तो प्लानिंग किया जाता है, मतलब बच क्या जाता है. ऑप्शन डी, उसको भी ध्यान से देखेंगे. प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फंक्शन, दिस इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ प्लानिंग, इसको मार्क करेंगे. डी हमारा आंसर है. प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फंक्शन, इज नॉट अ कैरेक्टर. प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, परवेसिव है और गोल ओरिएंटेड है, ये हमारा आंसर है. चलो क्वेश्चन नंबर अगला, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 40 है. क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे लिस्ट में. ओके, क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है स्क्रीन पर क्लियरली. यस, डैश इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस हाउ दीज ऑर्डर्स आर कैरिड आउट बाय देम. डैश इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट. सबसे पहले
ऑर्डर दे रहे सबऑर्डिनेट को, फिर सुपरवाइज कर रहे हैं हाउ दीज ऑर्डर्स आर कैरिड आउट, एक, एंड इफ नेसेसरी मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑल्सो फॉर हायर परफॉर्मेंस। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स आ रहा है, सुपरविजन ऑफ एक्टिविटी आ रहा है, प्लस अगर जरूरी है तो मोटिवेशन भी दिया जा रहा है। ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये है डायरेक्टिंग फंक्शन। ये डायरेक्टिंग का डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गिविंग ऑर्डर्स, सुपरवाइजिंग हाउ दे आर कैरिड आउट, एंड ऑल्सो नेसेसरी रहेगा तब परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, मोटिवेशन भी दिया जाता है। दिस इज नथिंग बट बी डायरेक्टिंग, राइट। चलो आगे देखेंगे और कुछ है क्या हमारे पास, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 41 पर जाएंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर फॉले, which one is not the principle for achieving effective coordination? According to Mary Parker Follett, which is not the principle for achieving effective coordination? Effective coordination के बारे में ये जो लेडी है मेरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने काफी काम किया हुआ, कई इनका एक थियरी है कोऑर्डिनेशन के ऊपर जो हमारे मॉड्यूल में नहीं दिया गया है। तो ये जो भी आंसर रहेगा ये आपको मॉड्यूल में मिलना मुश्किल है, ये आप लोगों को प्लीज लर्न करना पड़ेगा बच्चा, ये आपको मॉड्यूल में मिलने वाला नहीं है। According to Mary Parker, which is not a principle for achieving effective coordination? A. Continuity, B. Early beginning, C. Self coordination या D. Managerial audit? D. Managerial audit आपका सही आंसर है। It is not a principle for achieving effective coordination. बाकी के continuity, early beginning and self coordination are principles of achieving effective coordination. ये याद रखना है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है बच्चा, राइट। ऐसे भी क्वेश्चंस आने की संभावना कम होती है, लेकिन मॉक में आया है, मेरे पास आंसर है तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। बस अगले शायद 2-3 ही क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन, पहले सेशन में भी हमने देखे थे। ओनली मैनेजर्स कैन बी ट्रू लीडर्स, only managers can be true leaders because they have the ability to influence other. Is this statement true or false? Statement क्या बोल रहा है, only managers can be true leaders, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। लीडर तो कोई भी बन सकता है जिसके अंदर लीडरशिप के सारे क्वालिटीज है जो हमने हमारे रेगुलर सेशंस में देखे हुए। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है क्या लिस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वन ऑफ द पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स। अरे यार ये तो आज ही के सेशन में देखा था। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ क्रिएटिव टेक्निक, हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है। तो इट इज नॉट अ पार्टिसिपेटिव टेक्निक, तो ये स्टेटमेंट है कंप्लीटली फॉल्स, राइट। समझ में आया। देखो एक चीज पढ़ रहे थे, रिवाइज किया तो अचानक कहीं और दूसरी जगह पर काम में आ गया कि नहीं आ गया। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये क्रिएटिव टेक्निक है, पार्टिसिपेटिव टेक्निक नहीं है भैया। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है, राइट। तो आपने आज के सेशन में भी देखा होगा कि कैसे रिवीजन जो है कॉन्सेप्ट्स का हम लोगों को हेल्प कर रहा है, हमारा काम आसान कर रहा है। आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग द सेशंस। आई होप समझ में आ रहा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नया कंटेंट आता रहता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, राइट। ऐसे ही और भी सेशंस हमारे इसी सीरीज में हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का। इसमें हम लोग कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट पेपर सॉल्विंग कर लेंगे। अंटिल देन सी यू ऑल, डू टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।